Welcome everyone. In this video we will study about the introductory part of financial statement analysis. The main purpose of financial statement is to ascertain profit or loss during a specified period, or in simple language to show financial condition of the business on a particular date. It can also be used for decision making, like how to utilize the profit or what changes must be adopted if our business is facing any loss. So financial statement is done in 4 parts. 4 पार्ट में होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो पहला पार्ट है वो है रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग पार्ट में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं एक ऑर्डरली मैनर में. सेकेंड इज क्लासीफाइंग. तो जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड किए हैं उनको सेकेंड स्टेप में आपको क्लासीफाई करना है, यानी कि जितने भी डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन अकाउंट हैं उनको एक जगह पे एक्यूमुलेट करना है और उन्हें क्लासीफाई करना है. थर्ड इज समराइजिंग. इसमें हम प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं जो भी हमारा क्लासीफाइड डेटा है इन फॉर्म ऑफ various financial statements like income statement, balance sheet or cash flow statement, etc. And the final is interpreting. तो जो भी हमने समराइज किया है डेटा इन एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी आपको बताए गए. सो दीज आर द 4 स्टेप्स in making of financial statement. Talking about the objectives of financial statement, the first one is to maintain accounting record, to calculate results of operation, to ascertain the financial position, to communicate information to users. तो बात करते हैं क्या इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग की. साथ ही साथ इसमें 2-3 बेसिक फंडास भी क्लियर हो जाएंगे अकाउंटिंग के. तो लेटर से कि लाला जी ने एक शॉप खोली है 10 लाख कैपिटल के साथ. तो जो सबसे पहले बेसिक एजम्पशन अकाउंटिंग में जो होता है वो ये बोलता है कि आप अपने बिजनेस को एज ए पर्सन ट्रीट करोगे, है ना, इज्जत के साथ. जो भी आपको बिजनेस है वो एज ए पर्सन ट्रीट करना है. तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि लाला जी ने पैसे किसको दिए, शॉप को दिए 10 लाख. ठीक है. तो जो भी आपको ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं वो किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, शॉप के रिस्पेक्ट में लिखना है. ठीक है. लाला जी के रिस्पेक्ट में कतई नहीं लिखना. लाला जी अपनी निजी ज़िंदगी में क्या करते हैं, क्या खर्च करते हैं, उसका ट्रांजेक्शन हमें अकाउंट बुक में बिल्कुल नहीं लिखना है. हमें सिर्फ और सिर्फ किसके रिस्पेक्ट के ट्रांजेक्शन से लिखने हैं, शॉप के रिस्पेक्ट. ठीक है जी. लेटर से कि लाला जी ने अभी पिछले महीने बाइक खरीदी है. तो पिछले महीने का जब हम अकाउंट बुक में ट्रांजैक्शन करेंगे तो ये थोड़ी लिखें जो बाइक ली है उसका ट्रांजैक्शन थोड़ी लिखेंगे. हाँ, अगर शॉप के लिए छोटी से छोटी चीज़, लेटर से कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाने लगी है रात में, तो लाला जी ले आए हैं 1 दर्जन कैंडल्स. तो वो हमें लिखना पड़ेगा. कैंडल्स अकाउंट का जो ट्रांजैक्शन है वो हमें अकाउंट बुक में डेफिनेटली लिखना पड़ेगा. ठीक है जी. तो जो भी आपका बिजनेस है एज ए पर्सन, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस आ जाता है अकाउंटिंग का, दैट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन मेमोरी. क्योंकि ह्यूमन मेमोरी काफ़ी लिमिटेड होती है, शॉर्ट होती है, तो सारे ट्रांजैक्शंस बिजनेस के याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसलिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो हमें रिकॉर्ड करने पड़ते हैं बुक में. ठीक है. कोई बंदा था उधारी पे सामान दिया लाला जी ने उनको, अभी हफ्ते भर बाद आया वापस चुकाने के लिए, तो उनके पास एक अकाउंट में अगर लिखा हुआ रहेगा उनको पता रहेगा, है ना, कि सुरेश अकाउंट से करेगा. सुरेश करके बंदा जो उधारी पे सामान लेके गया था लाला जी से. ठीक है. तो इट एक्ट्स एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन मेमोरी. ये बेसिक फंडा है अकाउंटिंग का. ठीक है.
सेकेंड इज हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब बिज़नेस शुरू किया है तो जाहिर सी बात है थोड़ी तो क्यूरियोसिटी रहती है कि कितना प्रॉफिट हमने लास्ट ईयर कमाया है, कितना लॉस हमें बेयर करना पड़ेगा, क्या कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आप लोगों का भी एग्ज़ाम होता है तो आप भी नेक्स्ट लेक्चर में शुरू हो जाते हैं सर मार्क्स, है ना। तो वैसे ही बिजनेसमैन में भी थोड़ा क्यूरियोसिटी रहता है ना, कि क्या चल क्या रहा है पता तो चले। तो अकाउंटिंग बहुत यूज़फुल होती है टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ बिजनेस और टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है जी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है टैक्स लायबिलिटी एसेस करने के लिए इम्पोर्टेंस है अकाउंटिंग का। तो अगर कभी कुछ ऐसा छापा वापा पड़ गया लाला जी की दुकान पे तो उनके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए ट्रांजैक्शन की, नहीं होगी तो फिर डंडा पड़ेगा लाला जी पर भी दुकान पर भी। हेल्पफुल इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये वही बात कि अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं होंगे अकाउंट तो फिर थोड़ी जो इंसॉल्वेंसी है वो केसेस आने के चांसेस ज़्यादा हैं उसमें। ठीक है। तो जो बेसिक इक्वेशन है, सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन अकाउंटिंग में, दैट इज़ कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में क्या रहता है। तो सबसे पहले एसेट की बात करते हैं। तो एसेट वो कोई भी चीज़ होती है जो कि कंपनी ऑन करती है, जो लाला जी की शॉप ऑन करती है, लाला जी ऑन करते हैं, वो हमारे मैटर का नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है ना। निजी ज़िंदगी में वो क्या ऑन करते हैं क्या नहीं, वो एसेट में नहीं जाएगा। एसेट में क्या जाएगा, जो शॉप के अंदर जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, जो कि शॉप ऑन कर रहा है, राइट। अगर कुछ फर्नीचर है शॉप के अंदर, वो आपका एसेट है। आपके पास प्रिंटर है, कुछ फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, या फिर कोई आपने व्हीकल लिया हुआ है सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, गोडाउन से यहाँ पे लाने के लिए, एंड वाइस वर्सा। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो एज एन एसेट है। ठीक है। सेकेंड इज़ डेप्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बैलेंस शीट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। सो डेप्टर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना है। ठीक है। आपने उधारी पे उनको पैसा दिया था, उनको माल दिया था, तो इन फ्यूचर वो लोग आपको पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो वो आपका एक एसेट है कि अभी नहीं है बट इन फ्यूचर तो मिल ही जाएगा। तो डेप्टर्स आर दोज पीपल जिनसे आपको पैसा लेना है फ्यूचर में। ठीक है। एंड थर्ड इज़ प्रीपेड। प्रीपेड मतलब कुछ भी, जैसे अगर आपने सैलरी दिया है अपने एम्प्लॉय को, वहाँ पे कोई लाला जी की दुकान पे बंदा काम करता है, तो वो भी आपका एज एन एसेट है। ठीक है। लेटेस्ट से कि आपने 3 महीने का 10,000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये इसको एडवांस में सैलरी दे दी है, तो अगले महीने 20,000 रह जाएगी, वो अल्टीमेटली कट हो जाएगी। फिर उसके अगले महीने 10,000, यानी कि 1 महीना और वो उसे काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो जितने भी आपके प्रीपेड सैलरी है या प्रीपेड जो भी अमाउंट है वो आपका एज एन एसेट होगा। ठीक है जी। बात करते हैं लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको किसी भी बिजनेस को पे करनी है फ्यूचर में। ठीक है। विच अ बिजनेस इज ऑब्लाइड टू पे इट ऑफ इन द फ्यूचर। तो सबसे पहले लायबिलिटी में आते हैं लोन। आपने अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है जो कि आपको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, तो वो एज अ लायबिलिटी है आपके ऊपर, है ना। यू आर लायबल टू पे दैट इन फ्यूचर। सेकेंड इज क्रेडिटर्स। अब कोई डिस्ट्रीब्यूटर था, आपने बोला कि यार अभी तो पैसे नहीं है, अभी आप माल दे जाओ, और फ्यूचर में मैं आपका नेक्स्ट मंथ जितना भी मैंने आपसे सामान लिया है बेचने के लिए अपनी दुकान में, वो पैसा मैं आपको नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली दे दूँगा। तो ये भी एज एन उधारी होगी काइंड ऑफ, तो ये भी आपका लायबिलिटी में आएगा। द फोर्थ वन इज़ आउटस्टैंडिंग। अब आपने एम्प्लॉय रखा है, उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं आप 3-4 महीने से,
तो वो भी एज एन अमाउंट ऐड होता जाएगा, यानी कि वो भी आपको इन फ्यूचर तो पेमेंट करना ही पड़ेगा उसको, तो वो भी एक लाइबिलिटी है। ठीक है जी। तो आउटस्टैंडिंग, जब ये हम बैलेंस शीट के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें क्लियरली पता होना चाहिए, एसेट और लाइबिलिटी के बीच में। आई गेस सब क्लियर है। एंड फाइनल इज कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि एक बंदा लगाता है अपने बिजनेस में, पूंजी जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो हमारी बेसिक इक्वेशन क्या थी? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अब लेटेस्ट से लाला जी ने कितने रुपए लगाए थे? हमने जो पिछला एग्जांपल लिया 10 लाख रुपए लगाए थे। ये आपका शॉप, बट कुछ कमी रहती है अभी। थोड़ा इंटीरियर वगैरह में लाला जी ने बोला कि थोड़ा इंटीरियर वगैरह में भी पैसे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ मैं, तो उन्होंने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन ले लिया उन्होंने 3 लाख का, तो शॉप कितने की बन गई अपनी? 13 लाख की। तो ये एज एन एसेट है हमारे पास, राइट। कैपिटल कितना था? 10 लाख, और लाइबिलिटी जो कि आपको फ्यूचर में पे करना है बैंक को, दैट इज़ 3 लाख। तो कितना हो गया? 10 + 3 = 13।